अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये वी नेक पुल ओवर बनाना सिखाऊंगी। सिंपल स्टॉकिंग नेट में बनेगा। ये जो लाइंस आ रही हैं क्रिस क्रॉस, ये डुप्लीकेट स्टिच में बनाई हैं मैंने, और इसमें कोई भी शेपिंग नहीं है। सारा फोकस हमने वी नेक के ऊपर रखना है, इसी वजह से मैंने किसी भी और किस्म की शेपिंग इसके अंदर नहीं की। ना शोल्डर की शेपिंग है, ना ही यहाँ पे पीछे बैक नेक की है, और ना ही ये बाजू की है। ड्रॉप शोल्डर बनेगा और हम ये इसको नीचे से शुरू करके यहाँ बॉडी तक राउंड में बनाएंगे। बाजू हम स्ट्रेट नीडल के ऊपर फ्लैट बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम ये बॉडी बनी होगी तो हम फ्रंट बैक अलग बनाएंगे, और ये बाजू अटैच करने से पहले ये क्रिस क्रॉस बना लेंगे डुप्लीकेट स्टिच के साथ। आप चाहें तो आप इसको फ्लैट बना सकती हैं, बॉडी सेपरेट बना लें, बैक बना लें पहले, फिर फ्रंट बना लें, बाजू बना लें। बाकी सारा काम हम वैसे ही करेंगे। मेन मकसद हमारा इस वीडियो में सिर्फ यही होगा कि हमने वी नेक की कटिंग किस तरह से करनी है, और वी नेक के बैंड को हमने स्टिचेस उठा के सर्कुलर नीडल्स के ऊपर किस तरह से बनाना है। मेरे हिसाब से ये एक इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट है। अगर आप बीनीज और बोनट और मफलर वगैरह बना चुके हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को आसानी के साथ बना सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं और अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, स्टॉकिंग नेट स्टिच आपको आता है, सिर्फ बेसिक स्टॉकिंग नेट स्टिचेस के अंदर हमें आना चाहिए, या फिर रिबिंग आनी चाहिए। डिक्रीजिंग में हमें सेंट्रल डबल डिक्रीज आनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, किसी वियरेबल प्रोजेक्ट के लिए, तो भी आपके लिए सूटेबल प्रोजेक्ट है। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वी नेक की कैलकुलेशन करने के लिए, वो है आपकी गेज। यानी आपके पास पर इंच स्टिचेस और रोज कितनी बन रही हैं। ये आपने एक स्वैच बुना 20 स्टिचेस का और तकरीबन 24 रोज का, ठीक है। और फिर आपने कैलकुलेट किया। ये काम आपने अपना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने यान के साथ करना है। जिस भी यान और सिलाइयों के साथ आपने काम करना है अपने प्रोजेक्ट का, उसी सिलाइयों और उसी यान के साथ आपने ये अपना स्वैच बुनना है। मैं अभी एक ड्रॉप शोल्डर वी नेक पुल ओवर डिज़ाइन कर रही हूँ, ओवर साइज का, जिसकी ड्राफ्टिंग हम कर लेते हैं मेरे पास। और ड्रॉप शोल्डर बनाना बहुत आसान है। जब हम ड्रॉप शोल्डर बनाते हैं तो हम सिर्फ बेसिक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मैं उसको इस बहुत ज़्यादा सिंपल रखने के लिए सिंपल स्टॉकिंग नेट पे बना रही हूँ। मेरे पास चेस्ट सर्कमफेरेंस है 32 इंचेस सर्कमफेरेंस है। मेरे पास टोटल लेंथ है 22 इंचेस, जिसमें मेरे पास स्लीव्स की डेप्थ है 7 इंचेस, ठीक है। और फिर मेरे पास ये जो स्लीव्स हैं जो हम अटैच करेंगे, उसकी ये लेंथ है 19 इंचेस। ये सर्कमफेरेंस है मेरे पास 10 इंचेस, और ये जो डेप्थ है ये 7 इंचेस है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस इसका 14 इंचेस होना चाहिए। सही हो गया। अब हमारे पास हमें चाहिए ये नेक की ओपनिंग चाहिए। 32 का मतलब है कि हमारे पास एक साइड 16 इंचेस की है, तो ये हमारे पास शोल्डर भी ड्रॉप शोल्डर बन रहा है। तो
16 इंचेस है। 16 इंचेस में से 6 इंच हमारे पास एक रफ सा एस्टीमेट है कि आपके पास जो चौड़ाई है, जो विड्थ है आपके नेक की, वो 6 इंचेस होनी चाहिए, जो कि एक रेगुलर है। जब हम इसके अंदर कोई पौनी पौनी इंची का या एक एक इंच का बैंड डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इसकी डेप्थ भी यूजुअली मैं 6 इंचेस ही रखती हूँ। ठीक है, ये आपने जब बाजू सेपरेट किए तो उसके बाद आपके पास 1 इंच आपने ऊपर करना है और फिर आपने वी नेक की कटिंग करनी है। ये है हमारे पास हमारे ड्रॉप शोल्डर का ड्राफ्ट। कुछ भी नहीं है इसमें। आप यहाँ तक 22 में से आप 7 माइनस करें, 15 इंचेस। 15 इंचेस तक आपने राउंड में बना लेना, सर्कुलर नीडल्स के ऊपर राउंड में बना लें। आप चाहे तो फ्लैट बना लें। बैक तो आप बिल्कुल सीधी बनाएंगे। अगर आप बैक और फ्रंट अलग अलग बना रही हैं तो आपने बैक बनानी है 22 इंचेस तक, एक सीधा सीधा रेक्टेंगल। ठीक है, फिर आप अगर फ्रंट अलग बना रही हैं तो आपने 15 इंचेस तक बनानी है, बल्कि आप बनाएंगे 16 इंचेस तक, क्योंकि हमने उसके बाद गले की कटिंग करनी है। और फिर हम ये साइड अलग बनाएंगे, ये साइड अलग बनाएंगे और वी नेक की कटिंग करेंगे। सही है। अब हमने ड्राफ्ट बना लिया, अपना पेपर वर्क कर लिया। अब हमने करना है प्रैक्टिकल काम कि हमने इसको शक्ल किस तरह से देनी है। पेपर वर्क हमारा हो गया, अब हमने इसको शक्ल किस तरह से देनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले स्वैच बुनना है। मैंने ये स्वैच बनाया है। ठीक, मैंने डुप्लीकेट स्टिच के साथ क्रिस क्रॉस बनाने हैं तो मैं एक स्वैच बना चुकी हूँ। मैंने रैंडमली ये कोई 24 या 25 स्टिचेस डाले हैं, लेकिन मैं रैंडमली डाल के 20 से ज़्यादा ही स्टिचेस डालती हूँ और 24 से ज़्यादा ही रोज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने स्वैच को मेजर करना है कि मेरे पास पर इंचेस रोज़ कितनी आ रही हैं और पर इंचेस स्टिचेस कितने आ रही हैं। तो ये मैंने स्टिच को आइडेंटिफाई किया। ये देखें, ये मेरे पास स्टिच है, शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है 1 इंच। अब मैंने कैलकुलेट करनी है कि मेरे पास यहाँ पे कितने स्टिचेस हैं। मैं इनकी वीज काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास हैं 7 रोज पर इंच। ठीक, अब मैंने स्टिचेस काउंट करने हैं तो मैं इसको ऐसे रखूँगी। आपके पास हाफ भी आ रहा होगा तो आपने हाफ को भी कैलकुलेट करना है। मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट 5 स्टिचेस आ रहे हैं। 5 स्टिचेस पर इंचेस। गेज मेरे पास आ गई। ये हमारे पास है हमारी गेज। अब हमने अपनी इस कैलकुलेशन को कन्वर्ट करना है अपनी इस मेजरमेंट के साथ। हमें 32 इंचेस चाहिए विड्थ, तो उसके लिए हम इसको 32 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होंगे स्टिचेस। फाइव टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 60, 160 स्टिचेस इन राउंड। सही है। अच्छा, मैंने इस्तेमाल की है यहाँ पे 4.5 mm की नीडल्स और मेरे पास यार्न है नैको का सैनेट। सही है। ये आ गए हमारे पास स्टिचेस बॉडी के मेरे पास स्टिचेस आए हैं 160। अब हमें ये रोज तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सीधा सीधा ही बनाना है, तो वो जब हमारे पास रिक्वायर्ड मेजरमेंट आ जाएगी हम इसको वहीं पे रोक देंगे। अब हम बात करते हैं स्लीव्स की। अच्छा, अगर आप फ्लैट बनाएंगे, फ्रंट और बैक अलग अलग बनाएंगे, तब आप क्या कास्ट ऑन करेंगे? तब आप 160 का हाफ हो जाएगा 80।
80 आप कास्ट ऑन करेंगे फ्रंट के लिए, 80 आप कास्ट ऑन करेंगे बैक के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि आपने बाद में इसको सीना है, तो इसलिए रेकमेंडेड ये होगा कि आप 80 में 2 एज स्टिचेस ऐड कर लें ताकि वो आपके पास सीम के स्टिचेस आ जाएं। तो अगर आप फ्लैट बनाएंगे तो आप 82 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, अगर आप राउंड बनाएंगे तो आप 160 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्लीव्स की। स्लीव्स हमने जब शुरू करनी है तो हमें चाहिए 10 इंचेस। 10 इंचेस का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। सही। लेंथ आपको इसकी चाहिए 19 इंचेस और यहां तक आपको ये चाहिए 14। तो यानी आप 2 इंच का आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे आपको चाहिए ये 14 इंचेस। अब आपने इस 14 इंचेस को कैसे करना है कि आपके पास यहाँ पे कितने स्टिचेस हो, 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 4 20 0 2 5 1 5 और 7 70, यानी आपको यहाँ पे 70 स्टिचेस चाहिए। फिर वही बात आ गई कि आपने अपने एज स्टिचेस काउंट करनी है, तो हमें चाहिए यहाँ पे एंड पे पहुँचने से पहले हमें 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 72 स्टिचेस चाहिए। अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमने अपनी स्लीव्स जौन सी हैं उसके अंदर कितनी रोज के बाद इंक्रीमेंट करना है 2 स्टिचेस का। आपको ये पता है कि हम 2 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे, एक रो के शुरू में, एक रो के एंड के ऊपर। सही है। अब देखें, हमने काम शुरू किया रिबिंग के साथ। रिबिंग तकरीबन हम करेंगे 2 इंच की, तो 19 माइनस 2, हमने उस 2 इंच के ऊपर कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना रिबिंग पर। अंडरस्टूड बात है। सही। अब जब हम रिबिंग करते हैं तो वो हम स्मॉलर साइज नीडल से करते हैं। रिबिंग से जब हम स्टॉकिंग नेट में जाएंगे और नीडल साइज भी बड़ा करेंगे तो यहाँ पर बाजू इतना खुल जाता है कि हमें यहाँ पे स्टिच इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम 8 रोज़ 10 रोज़ इसी तरह जाने देंगे। आप ये कर लें कि आपने 1 इंच तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया, 1 इंच हमने और माइनस कर दिया। अब हमें यहाँ पे एंड, बिल्कुल एंड पे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, बल्कि उससे 1 इंच या 2 इंच पहले ही इंक्रीमेंट चाहिए। तो वो भी हमने ऊपर से भी 2 इंच माइनस कर दिया। तो अब हमने 19 में से माइनस करना है टोटल 2 2 4 और 1 5। 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14 इंचेस। हमने अब जो इंक्रीमेंट्स करने हैं वो इन 14 इंचेस के ऊपर करने हैं। सही। और हमने 50 स्टिचेस को बनाना है 72 स्टिचेस। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने स्टिचेस इंक्रीज कर रहे हैं। उसमें हम कर रहे हैं 72 माइनस 50 इज इक्वल टू 22 स्टिचेस इंक्रीज कर रहे हैं और हम हर रो में 2 स्टिच इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम रोज निकालते हैं कि हमारे पास कितनी इंक्रीज रो आएंगी। तो 22 स्टिचेस हैं, हर रो के ऊपर हमने 2 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, यानी हमारे पास 11 इंक्रीज रो आनी चाहिए 14 इंचेस में। सही। 11 इंक्रीज रो। अब हम इस 14 इंचेस को इन रोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास पर इंच कितनी रोज हैं, 7 है। अब हमने 14 इंचेस में कितनी रोज बनेगी वो निकालनी है। 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 98 है। 98 हमारे पास टोटल रोज हैं और इंक्रीज रोज हैं हमारे पास 11। तो 98 को हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ तो हमारे पास 8 आएगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 8 आ रहा है। ठीक है ना। ये देखिए 98 और 11 8 सा 88 और फिर ये 10 बच गया। यानी आपने हर 8वीं रो के ऊपर इंक्रीज करना है। आपने हर 8वीं रो के ऊपर इंक्रीज करना है अपने स्टिचेस को। आपने 12 रोज की या 14 रोज की रिबिंग कर ली। ठीक।
फिर आपने 6 रोज़ सीधी सीधी बना ली, फिर यहाँ पे आपने एक इंक्रीज़ किया, ये आपका पहली रो हो गई इंक्रीज़ रो। आपने इसके बाद 8वीं रो के ऊपर इंक्रीज़ करना है ना, तो इसका मतलब है आपने ये एक गिना, उसके बाद आपने 7 रोज़ बनाई, फिर एक इंक्रीज़ रो, फिर आपने 7 रोज़ निट की, फिर आपके पास एक इंक्रीज़ रो। आप राउंड में करेंगे तो आपके पास 7 निट रोज़ आएंगी, आप फ्लैट करेंगे तो आपके पास 3 निट रोज़ आएंगी और 4 पर्ल रोज़ आएंगी। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने अपनी आसानी के लिए इंक्रीजेस हमेशा निट रोज़ के ऊपर करनी है। सही, ये हमारे बाजू हो गए, हमारी बैक हो गई, और हमारे अब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी वी नेक की कैलकुलेशंस। अब हम बात करते हैं कि हमने वी नेक के लिए स्टिचेस को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये हमें पता है कि हमारे पास ये गले की चौड़ाई है 6 इंच, गले की गहराई है 6 इंच। सही, और ये हमने डायगोनल बनाना है। चौड़ाई के लिए हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टिचेस पर इंचेस के साथ, तो हमारे पास आते हैं ये चौड़ाई में 30 स्टिचेस, और गहराई में हम अपने 6 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज पर इंचेस के साथ। नंबर ऑफ रोज पर इंचेस में हमारे पास आ रहे हैं 7 रोज। तो हमारे पास बनेंगी 42 रोज, 42 रोज 30 स्टिचेस। सही हो गया। अब देख लें, हमने 30 स्टिचेस कम करने हैं 42 रोज के ऊपर, तो हमने आधे स्टिचेस इधर डिक्रीज करने हैं, आधे स्टिचेस हमने इस साइड पे डिक्रीज करने हैं। तो 30 का हाफ क्या होगा 15 हमने इधर डिक्रीज करने हैं, 15 हमने इस साइड पे डिक्रीज करने हैं। और आपके पास एक जो सेंटर स्टिच है वो आपने स्टिच मार्कर के ऊपर उतार लेना है, जो सेंटर का स्टिच होगा। सही, आपके पास अगर स्टिच काउंट 80 था तो आप कोशिश करें कि आप फ्रंट के लिए अपना स्टिच काउंट 81 रखें, ऑड रख लें। ऑड रखने में आपको आसानी रहती है, दरमियान में 2 स्टिचेस नहीं उठाने पड़ते, तो वो आपकी सेंट्रल डबल डिक्रीज अच्छी बन जाती है। नहीं तो आप सेंटर के 2 स्टिचेस को डिक्रीज करके उतारते वक्त 2 को 1 बना के तो आप स्टिच मार्कर के ऊपर उतार लें, ये भी हो सकता है। सही, अब हमने करनी है 15 डिक्रीजेस। यहां पे हम लिख लेते हैं डिक्रीज 1, डिक्रीज 2, डिक्रीज 3, ये हमारे पास आ गई टोटल 15 डिक्रीजेस। सही है। अब हमने हर निट रोज के ऊपर, हर निट रो के ऊपर डिक्रीज करनी है, पर्ल रो के ऊपर हम डिक्रीज नहीं करेंगे। तो हमारे पास 30 डिक्रीजेस का मतलब है 15, हमारे पास 15 डिक्रीजेस का मतलब है कि हमने 30 रोज हो गई हमारे पास। सही, और टोटल रोज हमारे पास कितनी है 42। अब हमने ये तो कहीं एडजस्ट करनी है। अगर आप ये करेंगे कि आप हर एक रो के बाद डिक्रीज करते जाएं, तो 30 रोज के बाद आपके पास जो 12 रोज आएंगी वो सीधी आएंगी, तो आपके पास ये इस तरह की शेप बनेगी वी की। आपको अगर ऐसी चाहिए तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी वी की शेप इस तरह की चाहिए, फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन मज़ीद करनी पड़ेगी। वो हम किस तरह से करेंगे वो हम ये देखते हैं। अच्छा, वी नेक गला बनाते वक्त ना आपने आखिर के जो 5 या 6 रोज़ है ना, वो आपने सीधी ही सीधी करनी है बगैर किसी डिक्रीज के। 5-6 रोज अगर आप बगैर किसी डिक्रीज के करेंगे ना, तो वो आपके वी नेक को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी, उसकी शेप को कोई ख़राब नहीं करेंगी जिस तरह के यहाँ पे हो रही है। लेकिन वो क्या करेंगी, वो आपके गले को जब आप उसके साथ बाजू अटैच करेंगे स्वेटर के साथ, तो आपके गले को कंधों पे गिरने से बचाएंगी। सही, इसलिए आपने पहले तो ये 6 रोज निकाल दें, इसमें से 42 में से 6 रोज आप माइनस कर दें। सही, ये 36 रोज हो गई आपके पास, क्योंकि आखिर की 6 रोज आपने बगैर किसी डिक्रीजिंग के करनी है। सही,
अब आपके पास बची हैं 36। आप हर रो के ऊपर डिक्रीज करेंगे तो आपके पास 30 रोज हो जाएंगी। तो 36 में से आपने 30 माइनस किया तो आपके पास 6 रोज बच गई, यानी आपके पास एक्स्ट्रा 6 रोज हैं। ये आपने अब कहाँ पे एडजस्ट करनी है? ये आपने एडजस्ट करनी है एंड के ऊपर। सही, हम एक रो ऐड नहीं कर सकते पर रो, ठीक है, हमने हमेशा 2 रोज ही ऐड करनी है। 15 के बाद एक पर्ल रो है ना, इसी तरह 14 के बाद भी एक पर्ल रो है, 13 के बाद भी एक पर्ल रो है, हर एक के बाद एक एक पर्ल रो है। अब हमने ये कहीं पे 6 रोज एडजस्ट करनी है, वो हम आखिर की एंड की डिक्रीजेस यानी यहाँ की डिक्रीजेस के अंदर ऐड करेंगे, इस साइड की डिक्रीजेस के ऊपर जो कंधे की तरफ जा रही हैं। ये वाली 6 रोज हमने इधर कहीं एडजस्ट करनी है और हम एक रो नहीं ऐड कर सकते। एक रो ऐड करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज रो पर्ल साइड पे आ जाएगी, तो हमने पर्ल साइड पे नहीं करनी, हमने 2 रोज करनी है। 6 है ना, तो 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, यानी हमने ये 3 कहीं ना कहीं 2 2 प्लस 2 प्लस 2 ये कहीं पे डालनी है। तो वो आसान हमारे लिए यही है कि हम यहाँ पे डालें 15 के बाद 2, इसी तरह 14 के बाद 2 और इसी तरह 13 के बाद 2। यानी जो आखिर की 3 डिक्रीजेस होंगी वो हमने हर एक रो के बाद नहीं करनी बल्कि हर 3 रोज के बाद करनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 15th को ये वाली 2 15th पे ऐड ना करें बल्कि ये आप 12th पे ऐड कर दें, क्योंकि 15 के लिए तो हमने ऑलरेडी ये 6 रोज सीधी निकाल दी हुई हैं। सही, तो आप फिर ये 12th के ऊपर ऐड कर लें। आपने 11 इंक्रीजेस की हर एक रो के बाद। 12वीं जब ओहो सॉरी, आपने 11 डिक्रीजेस की हर एक रो के बाद। फिर जब आपने 12वीं डिक्रीज की तो आपने उसके बाद 3 रोज नेट की। इसी तरह 13वीं जब डिक्रीज की फिर आपने 3 रोज बनाई, 2 पर्ल रोज और एक नेट रो। फिर जब 14वीं की तो फिर आपने 3 बनाई और फिर जब आपने 15वीं डिक्रीज की तो उसके बाद हमारे पास ये वाली जो हमने ऑलरेडी 46 में 42 में से 6 रोज निकाल दी थी तो वो हो गई हमारे पास। तो हमारे पास ये वी गला बिल्कुल इस तरह से बनेगा, जिसमें एंड पे हमारे पास 6 रोज यानी 1 इंच का वो इस तरह से सीधा होगा। लेकिन जब हम यहाँ से स्टिचेस उठाएंगे तो ये जो सीधी लाइन है वो गायब हो जाएगी, मतलब वो उसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास आखिर पे 12 15 20 सीधी रोज होंगी जिसके अंदर कोई डिक्रीजिंग नहीं होगी, फिर आपके पास ये गला इस तरह का बनेगा, उसकी शेप वी नहीं रहेगी बहरहाल। तो इस तरह से हमने अब इसकी डिक्रीजिंग करनी है। जब आपने अपनी थोड़ा सा टाइम लगा के अपना मैथ्स पूरा कैलकुलेट किया होगा तो आपको आपका स्वेटर ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको ठीक ना आए। जब आपने शुरू में प्रॉपर टाइम दिया होगा मैथ्स करने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, तो आपके पास आपकी एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छी आएगी। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन समझनी है तो आपको हमेशा वो काम सिंपल स्टॉकिंग नेट में पहले करना चाहिए ताकि आपका सारा फोकस कंस्ट्रक्शन समझने के ऊपर हो। ये स्लीव्स हो गई, ये स्टिच्ड है, ये मैं आपको दिखाती भी हूँ बल्कि अंदर से, यहाँ से देखते हैं। ये मेट्रो स्टिच के साथ मैंने इसको स्टिच किया हुआ है। इसको भी हम कंधे पे लगाने से पहले स्टिच करेंगे। बॉडी भी मैं निट कर चुकी हूँ। बॉडी मैंने बनाई है राउंड में, ये देखें कोई सिलाई नहीं है इसमें, साइड्स की कोई सीम्स नहीं है। मैंने कास्ट ऑन किए थे 160 स्टिचेस। 160 स्टिचेस के साथ मैंने 14 रोज की रिबिंग की है 3.75 mm की नीडल के ऊपर। फिर मैंने 8 से 10 इंच बना लिया स्टॉकिंग नेट में, सीधी सीधी बुनाई में। फिर मैंने सेंटर में एक स्टिच इंक्रीज कर लिया अपने स्टिच काउंट को ऑड करने के लिए, ताकि मेरे पास एक सेंटर का स्टिच आ जाए। तो मेरे पास फ्रंट के 81 स्टिचेस हैं और बैक के 80 स्टिचेस हैं। अब जब मेरे पास 16 इंचेस हो गए, बल्कि 15 इंचेस हो गए, तो मैंने बैक अलग बुनी 7 इंचेस तक,
और फ्रंट जोन सी है वो मैंने अलग बुनी है। फ्रंट के ऊपर भी मैं 4 से 6 रोज कर चुकी हूँ 1 इंच के लिए। अब मैंने करनी है इसकी वी नेक की कटिंग, डिक्रीजिंग करनी है, कटिंग करनी है, और वो मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसे मैंने अभी आपके साथ कैलकुलेशन शेयर की है। ये मैंने अपने सेंटर स्टिच को मैंने स्टिच मार्कर के ऊपर डाल दिया है। अब मेरे पास इस स्टिच के लेफ्ट साइड के ऊपर भी 40 स्टिचेस हैं, इस स्टिच के राइट साइड के ऊपर भी 40 स्टिचेस हैं। अब मैं साइमल्टेनियसली 2 बॉल्स यार्न की अटैच करके साइमल्टेनियसली डिक्रीजेस करूँगी। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ डिक्रीज करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको भूलता नहीं है एक तो, और वो एक जैसी होती हैं, आसानी रहती है। मतलब मुझे ये आसान लगता है। निटिंग में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। आपको जो आसान लगता है, आप जो करना इंजॉय करते हैं, आप उसको वैसे कर सकते हैं। हर तरह की अप्रोच है। आप टॉप डाउन को ये आप ड्रॉप शोल्डर्स को टॉप डाउन भी बना सकते हैं, बॉटम अप भी बना सकते हैं, आप इसकी स्लीव्स फ्लैट बना सकते हैं, आप इसकी स्लीव्स यहाँ से खाने उठा के दोबारा निट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी अप्रोच के साथ काम करना आसान लगता है। मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी, जाहिर है, जो मुझे आसान लगता है। मैंने बाजू सेपरेट करके 1 इंच तक 6 रोज तक अपनी फ्रंट को सेपरेटली निट किया है। अब मेरे पास ये 7th रो है। मैंने सारे स्टिचेस आखिरी 2 स्टिचेस से पहले तक निट करने हैं। ये मेरा सेंटर स्टिच है और ये 3 स्टिचेस रह गए हैं, एक मैंने बुन लिया। अब ये वाला स्टिच है और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये 2 स्टिचेस जब डिक्रीज हों, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जब ये 2 स्टिचेस डिक्रीज हों तो वो लेफ्ट साइड के ऊपर जाएं। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर जाएं तो उसका मतलब ये है कि हमने इनको SSK करना है, स्लिप स्लिप निट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। इससे क्या होगा कि ये जब डिक्रीज बनेगी ना तो स्टिचेस उठाते वक्त ये डिक्रीज इनविजिबल हो जाएगी, हमें नज़र नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे निट टू टुगेदर से डिक्रीज करेंगे तो वो राइट साइड के ऊपर लीन करेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर हम इसको निट टू टुगेदर से करेंगे तो ये राइट साइड पे लीन करेगी, और जब हम स्टिच उठाएंगे यहाँ से तो ये हमें यहाँ पे एक लाइन सी बनती नज़र आएगी। इसलिए हम चाहते हैं, एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि ये डिक्रीज इनविजिबल हो, स्टिचेस उठाने के बाद गले के ऊपर नज़र ना आए। तो हम इसको करेंगे एस स्लिप और निट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। लेफ्ट साइड के ऊपर लीन करती हुई डिक्रीज होगी और ये इनविजिबल हो जाएगी। अब आपने ये जो सेंटर स्टिच मार्कर पे डाला हुआ है इसको आपने गिरा देना है। इसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। ये जब हम स्टिचेस उठाएंगे नेक बैंड के लिए तो तब हम इसको अपनी नीडल पे डाल लेंगे। अब आपने दूसरा बॉल ऑफ यार्न लिया, सेकंड बॉल ऑफ यार्न मैंने सेपरेट किए हुए हैं, तो आपने पहले 2 स्टिचेस को, और ये थोड़ा ज़्यादा आपने छोड़ना है, गिरानी में लगा रही ना स्लिप नॉट लगा रही हूँ। पहले 2 स्टिचेस को निट टू टुगेदर किया और बाकी की सारी सिलाई को आपने बुन लिया सीधा सीधा।
एक डिक्रीज हमने अब कर ली है। हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, गले के दोनों साइड पर एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अब दोनों साइड्स का एक एक स्टिच डिक्रीज हो गया है। इसी तरह से हमने कितने स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, रेफर करें आप अपना जो मैथ आपने कैलकुलेट किया था। इस तरह से हमने 11 डिक्रीजेस करनी है। 11 डिक्रीजेस का मतलब है 22 रोज। 11 रोज नेट रोज होंगी और 11 ही पर्ल रोज होंगी। अब ये देखिए, हमने ये ड्रॉप शोल्डर चूज किया है। इसके अंदर कोई भी और कटिंग और कुछ भी और शेपिंग नहीं है, ना कंधे की, ना पिछले गले की, ना बाजू की, किसी भी चीज की नहीं है। इसलिए हमारा सारा का सारा फोकस इसको वी नेक की कटिंग के ऊपर है। सारी की सारी हमारी जो मेहनत है ना, वो वी नेक की कटिंग के ऊपर हो रही है। अब हम एक रो अपनी पर्ल करेंगे। बस आपने अपने बॉल्स का ध्यान रखना है कि आपका जिस साइड का बॉल है वो आप उसी साइड के ऊपर उसके साथ काम करें। अब ये वाला बॉल है, हम दूसरे बॉल के साथ काम करेंगे। ये आपने छोड़ दिया, इसको पीछे करते हैं बेशक। ये हमारी एक डिक्रीज रो हुई जो कि नेट साइड के ऊपर थी, सीधी साइड पे थी, राइट साइड पे थी। और एक हमने रेगुलर रो कर ली जो कि हमारी पर्ल साइड पे थी, उसके अंदर कोई डिक्रीजिंग नहीं थी। यही 2 रोज हमने 10 बार और करनी है। ये देखें, ये हमारी वी बनना शुरू हो गई है। अब यही 2 रोज हम 10 बार और करेंगे। करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 11 डिक्रीजेस के बाद हमारे पास वी नेक की शेप इस तरह से आ रही है और हमारे पास अब ये 4 स्टिचेस बचे हैं जो हमने डिक्रीज करने हैं नेक के। बाकी जो स्टिचेस हैं वो हमारे पास कंधे की हैं, 25 हैं वो स्टिचेस। वो किस तरह से हैं 25? ये देखें, हमारे पास थे टोटल 80 स्टिचेस, जिसमें से 30 थे हमारे पास नेक के। तो 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50, तो बाकी बचे 50। तो 2 कंधे हैं ना, आधे इधर होंगे आधे इधर होंगे। 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25।
तो 25 एक कंधे के और 25 एक कंधे के। तो आप बेशक डिक्रीजिंग से पहले इसके ऊपर स्टिच मार्कर्स लगा लें। मैंने तो नहीं डाले थे, लेकिन अब बताने के लिए मैंने डाले हैं। अब हमने ये जो 4 डिक्रीजेस करनी है ना, ये हर चौथी रो के ऊपर करनी है। यानी अच्छा, इससे पहले ना आप ये देखें, हमारे पास हमने 11 डिक्रीजेस की हैं। 11 डिक्रीजेस का मतलब है कि हमने 22 रोज़ की हैं, और 22 रोज़ का मतलब है कि 7 रोज़ मिलके 1 इंच बना रही हैं। तो 22 रोज़ हमारे पास इस टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेप्थ है ये 3 इंच होनी चाहिए। इसको हम चेक करते हैं। ये 1 पे रखा और ये हमारे पास इसको सीधा किया, तो ये देखें ये 3 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन आप इस पॉइंट के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं, वो ठीक जा रही है, डेप्थ बिल्कुल सही जा रही है हमारे पास। जब आपने अपनी कैलकुलेशंस ठीक की होंगी, एक्यूरेटली की होंगी, तो किसी भी पॉइंट पे आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमने एसएस कैसे किया, ये 12th डिक्रीज के बाद हमने एक पल रो कर ली है, ठीक है। अब इस रो के ऊपर हमने डिक्रीज नहीं करनी, बल्कि हमने ये नेट रो ऐसे ही करनी है, फिर एक पर्ल रो करनी है, और उसके बाद जो नेट रो आएगी उसके ऊपर हमने डिक्रीज करनी है, ठीक है ना। इस तरह से फिर हमारे पास डिक्रीज 2 डिक्रीजेस के दरमियान में 3 रोज आ जाएंगी। तो बाकी के जो 4 स्टिचेस हैं, मतलब अब तो 3 रह गए, बाकी के जो 3 स्टिचेस हैं वो हमने इस तरह से डिक्रीज करने हैं। यानी आखिरी 4 डिक्रीजेस करते वक्त हमारे पास रो काउंट कितना आना चाहिए, 4 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, और हर 4 रोज़ के बाद करनी है, तो 16 हो जाएंगी। 16 रोज़ में अब हमने 4 स्टिचेस डिक्रीज करनी है। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अब हमने जो 3 डिक्रीजेस यहाँ पे की हैं वो 3 रोज़ के बाद की हैं। अब ये आखिरी डिक्रीज है। उससे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेंथ जोन सी है वो कितनी होनी चाहिए। पहले हमने की थी 22 रोज़ और अब हमने की हैं 12 रोज़, तो वो बन गई 34 रोज़। 7 इंचेस पर रो के हिसाब से हमारे पास ये आनी चाहिए, इसकी डेप्थ 5 इंचेस आनी चाहिए, और ये तकरीबन 5 इंचेस ही है, एक आधा पॉइंट ऊपर है। अब इस डिक्रीज़ के बाद ये हमारे पास आखिरी डिक्रीज़ है। इस डिक्रीज़ के बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपने बैक बुनी हुई है तो बैक को रेफरेंस बना के वहाँ तक बुनते जाना है जहाँ तक आपको चाहिए, सही। और अगर आपने बैक नहीं बुनी हुई तो जितनी डेप्थ आपको चाहिए आप उस हिसाब से उसको कर लेंगे। तो आखिरी डिक्रीज़ के बाद हमारे पास 42 है ना, तो आखिरी हम 32 कर चुके हैं इस टाइम। तो हमने 10 रोज़ करनी है। हम 10 रोज़ करेंगे तो हमारे पास बैक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। मेरे पास ये देखिए, ये बैक से इतना नीचे है, तो ये मैं 10 रोज़ करूँगी तो हमारे पास ये बैक के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने 25 खाने शोल्डर के और 25 खाने बैक से लेंगे शोल्डर के लिए, उसको 3 नीडल बाइंड ऑफ से कर लेंगे। इसी तरह इधर कर लेंगे। मैंने बैक को बंद नहीं किया होगा, ये देखिए मेरे पास बैक के ना लाइव स्टिचेस हैं, तो 25 स्टिचेस इस साइड से और 25 स्टिचेस इस साइड से लेके मैं इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ कर लूँगी। ये मैंने गला कंप्लीट करके शोल्डर्स 3 नीडल्स बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ किए हैं, और मेरे पास चूँकि बिल्कुल प्लेन सॉलिड कलर में था यान, तो मैंने इसके अंदर डुप्लीकेट स्टिच से ये क्रिस क्रॉस बनाए हैं। अगर आपने फ्लैट काम किया है, बैक और फ्रंट अलग अलग बनाई है, तो आप सीने से पहले ये क्रिस क्रॉस बनाना चाहें तो डुप्लीकेट स्टिच से बना सकते हैं।
आसान है बनाना। आप एक कॉर्नर से शुरू करें, ये सीधी लाइन लेके जाएं, जहाँ पे ख़त्म हो आप वहाँ से इधर कर लें। इसी तरह यहाँ से शुरू किए, इधर सेंटर में से शुरू किया, एंड तक लेके यहाँ तक लेके क्रिस क्रॉस बनाना है। बस एक छोड़ के एक छोड़ के एक आप आगे करते जाएं। नहीं तो आप वेरीगेटेड जान में बना लें, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्लीव्स ऐड करना चाहें आप, तो आप अगर आपने फ्लैट बनाया है, मैं फिर बताऊंगी, अगर आपने फ्लैट बनाया है तो आपने पहले स्लीव्स जोड़नी है और बाद में ये साइड की सिलाइयाँ, स्लीव की और साइड की सिलाइयाँ बाद में लगानी है, उससे ज़रा आसानी रह जाती है। मैंने चूंकि राउंड में बनाया तो मैंने स्लीव्स पहले सी ली हैं। अब मैं इनको इस तरह से मेट्रो स्टिच के साथ यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे गला। 4.5 mm की नीडल्स पे काम किया था और मेरे पास ये लाइव स्टिचेस हैं, तो मैं इसको अपनी सर्कुलर नीडल्स पे डाल लूँगी। मैंने 4 mm की नीडल ली है गला बनाने के लिए। अब हमने स्टिचेस उठाने हैं और स्टिचेस उठाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इस स्लोप की मेजरमेंट क्या है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने करनी। इस स्लोप की मेजरमेंट आ रही है हमारे पास 8 इंच। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे भी जाहिर है 8 ही होगी। और हमारे पास पर इंच जो स्टिच है, वो स्टिच काउंट है वो 5 है, 5 स्टिचेस पर इंच है। तो 8 इंचेस है तो 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40। 40 स्टिचेस हमने यहाँ पे उठाने हैं, 40 स्टिचेस हमने यहाँ पे उठानी है। 80 ये हमारे पास सेंटर स्टिच है, ये हो गया 81 और पीछे हमारे पास है 30, तो वो तो हमने उठाने ही उठाने हैं। तो 30 हो गया, 80 80 और 30 90 100 110 हो गया। इसको हम इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे कि ये हमारा सेंटर स्टिच हमेशा सेंटर में रहना ही रहना है, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे। हमारे पास स्टिच काउंट आएगा 110। 110 मैंने 2x2 की रेप की है, ठीक है। तो मेरे लिए 110 जो स्टिचेस हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। इसके अंदर या तो मैं 2 ऐड करूं या मैं 2 निकाल दूं, तो बेहतर यही है कि मैं 2 ऐड कर दूं। तो मैंने 112 स्टिचेस यहाँ पे इवनली उठानी है। पीछे के तो 30 ही होंगे, यहाँ पे 41, यहाँ पे 41, ठीक। तो ये हम करके फिर हम 2x2 की रिब इस्टेब्लिश करते हैं और हम स्टिचेस उठाना शुरू करेंगे अपने यहाँ से, इस शोल्डर से, ठीक है। यहाँ से उठाना शुरू करेंगे और मुझे आसान भी यही लगता है और मैं रेकमेंड भी यही करती हूँ कि कम से कम नेक बॉर्डर जोन है ना, वो राउंड में ही बनाया जाए, उसके अंदर कोई भी सिलाई ना हो। ये हमने अपने पहला स्टिच उठाना है इस लाइन के, अपनी शोल्डर सीम के बिल्कुल साथ। ये हमने उठा लिया। अब हमने बैक के स्टिचेस का लाइव उतारे हुए हैं, तो ये मैं इसी तरह से बुन लूंगी। ये देखिए, अभी हमने रिबिंग में नहीं बुननी, अभी हमने इसको बैक को नेट ही करना है, बैक के स्टिचेस को नेट ही करना है। ये पूरे के पूरे 30 हम नेट कर लेंगे। अगर आपने बंद किए होंगे तो आप उन्हीं 30 स्टिचेस को दोबारा उठा लेंगे। अब ये 30 स्टिचेस हो गए। अब हमने दोबारा से यहाँ पे ये शोल्डर को यहाँ से उठाना। ये देखें, ये अब हमने एहतियात से स्टिचेस उठाने हैं, ये इस तरह से। ये पहला स्टिच है, इधर से उठा लिया। ये दूसरा है, इसको यहाँ से उठा लिया। ये तीसरा यहाँ से उठा लिया। चौथा हमने रहने दिया, छोड़ दिया। फिर 1 2 और ये 3। इसी तरह हमने ये स्टिचेस उठाते जाना। 41 स्टिचेस हमने अपने वी के सेंटर स्टिच से पहले उठाने हैं। 38 हुए हैं मेरे पास। 1 2 मैं यहाँ पे बाद में उठा लूँगी। ये 41, ठीक है। अब यहाँ पे भी 41, 1
ये मेरे पास बिगनिंग ऑफ राउंड है। अब मैंने क्या करना है, स्टिचेस तो मैंने सारे उठा लिए हैं और मेरे पास ये काउंट आया है 108। ठीक, तो अब मैंने रिबिंग इस्टेब्लिश करनी है नेट टू पर्ल टू की। अगर आपने 1 बाय 1 की रिबिंग की है तो आप 1 बाय 1 की रिबिंग कर लें यहाँ पे। अब ये देखें, ये मैं आ गई हूँ सेंटर के 3 स्टिचेस के ऊपर। ये वाला जो स्टिच है ना, ये वाला, ये वाला, ये सेंटर स्टिच है क्योंकि यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा हुआ है। ठीक, अब मैंने ये सेंटर स्टिच से पहला एक स्टिच और सेंटर स्टिच के बाद वाला एक स्टिच, इसको मैंने डिक्रीज़ करना है। और इससे पहले जो मेरे पास मेरा पैटर्न है वो नेट 2 है। ठीक, तो मैं इसको भी नेट ही करूँगी, नेट के साथ ही मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी। आपने पहले वाले की बैक लूप पकड़ी और दूसरे वाले की बैक लूप पकड़ी। अच्छा, ये जौन सा है ना, नीचे वाले पे लगा हुआ है, अब आपने ऊपर वाले पे लगा लेना है, नहीं तो ऊपर वाला स्टिच गिर जाएगा। ये और ये, आपने इन दोनों की बैक लूप पकड़ी, इनको नेट टू टुगेदर किया और ये तीनों स्टिचेस उतार लिए। सही, ये हमने लेफ़्ट नीडल पे चढ़ाया, जो हमने इकट्ठे 2 बुने उसको भी इधर किया और ये हमने इसको यहाँ से नीचे गिरा दिया। तो ये हमारे पास नया स्टिच बन गया। अब आपने ये स्टिच मार्कर यहाँ से रिमूव करके नए बनने वाले स्टिच पे लगा देना है। ठीक है, और फिर आपने पैटर्न अपना वहीं से शुरू करना है, नेट 2 से। इस डिक्रीज से पहले आपके पास नेट 2 था ना, दोबारा आपने नेट 2 करना है। यानी सेंटर में हमारे पास 5 नेट स्टिचेस हैं, कोई मसला नहीं है उसका, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जाएंगे। और फिर ये सारी रो आपने रिपिंग पैटर्न में ही कर लेनी है। अच्छा, ये आपने एक राउंड तो कर लिया। अब मैंने तकरीबन 1 इंच का बनाना है बॉर्डर।
तो मेरे पास थी 7 रोज पर इंच, तो मैं 8वीं के ऊपर बंद करूँगी, सही। और मेरे पास स्टिच काउंट है यहाँ पे 38 नहीं 40 और ये 30, 80 और 30, 110 और यहाँ पे 2 डिक्रीज हुए। अब मेरे पास स्टिच काउंट है 108। तो अगर मैं हर राउंड के ऊपर 2 स्टिचेस डिक्रीज करती हूँ तो मैंने 12 स्टिचेस और डिक्रीज करने हैं, यानी मेरे पास बचेंगे 96 स्टिचेस। तो 96 स्टिचेस एक नॉर्मल गले के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। आपने हल्के हाथ से बनाना होता है, गला कोई इतना वो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इससे कम है स्टिच काउंट, 4 mm की सिलाइयों के ऊपर इससे कम है स्टिच काउंट, अव्वल तो नहीं होना चाहिए इससे कम स्टिच काउंट, अगर आपका सारा कुछ मेरे साथ मैच करता है तो, ठीक है। फिर आप एक राउंड रेगुलर कर लें, यानी एक राउंड के ऊपर आप डिक्रीज कर लें और एक राउंड आप सादा कर लें, एक राउंड के ऊपर डिक्रीज कर लें, एक राउंड सादा कर लें। अगर आप उसके ऊपर बनाएंगी, फ्लैट के ऊपर बनाएंगी गला, तो फिर तो ज़ाहिर है पर्ल रो के ऊपर आपके पास कोई डिक्रीज नहीं आएगी। आप राउंड में बनाते हुए भी एक राउंड बगैर डिक्रीज के कर सकती हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं हर राउंड में डिक्रीजेस करूँ। तो एक राउंड मैंने कर ली है। इसी तरह पैटर्न में मैं मज़ीद 6 राउंड्स और करूँगी और 8वें राउंड के ऊपर मैं इसको बंद करूँगी। ये मैंने 3 राउंड्स कर लिए हैं और 3 राउंड्स का मतलब है कि मेरे पास टोटल 6 स्टिचेस डिक्रीज हो चुके हैं, ठीक। अब मैं ये कर रही हूँ चौथा राउंड। चौथे राउंड पे जब मैं आई हूँ सेंटर में, तो मेरे पास है दरमियान में नेट स्टिच और इस साइड पे भी पर्ल है और इस साइड पे भी पर्ल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने पहले वाला पर्ल तो पर्ल कर लिया, लेकिन अब ये जो डिक्रीज है ना, डिक्रीज वाला ये पर्ल और दरमियान वाला छोड़ के उससे अगला पर्ल, इसको मैंने निट ही करना है जिस तरह मैं पहले कर रही थी। बैक लूप से निट करके इसको मैंने उतार लिया, सेंटर वाला स्टिच मैंने इस नीडल पे डाला, ये भी मैंने लेफ़्ट नीडल पे डाला और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास अब वी बनती जा रही है, सीधी लाइन सेंटर की ना, ये देखें ये बनती जा रही है। और इसी तरह मैंने, ये मेरे पास चौथा राउंड है, 4 राउंड्स का मतलब है 8 डिक्रीजेस हो गई, मेरे पास 8 स्टिचेस कम हो गए और मैं हर राउंड में डिक्रीज कर रही हूँ। तो मैंने अभी 3 और करने हैं और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि इसको बंद करना है या एक आधा राउंड और करना है। ये 7 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं और हमने 7 राउंड्स का मतलब है कि 14 डिक्रीजेस की हैं। अब हमने लास्ट राउंड है, इसको हमने, इसमें हमने ये वाली डिक्रीज भी करनी है और साथ साथ अपने स्टिचेस बाइंड ऑफ भी करने हैं। तो मैं अब एक नंबर बड़ी नीडल से लेकर तो इसको रिबिंग पैटर्न में ही बाइंड ऑफ करूँगी। ये ऐसे है ना, ये मैंने रिबिंग पैटर्न में ही बाइंड ऑफ करना, रेगुलर बाइंड ऑफ आपने करना आसान सा। ये देखिए, ये अब हमारे पास सेंटर के 3 स्टिचेस हैं, इनको हमने टू टुगेदर किया, ये हमारे 2 काम हो गए, ठीक है। ये तो हमने 3 को उसी तरह किया ना, एक जिस तरह हम करते हैं। अब हमने बाइंड ऑफ करना है, तो इसको इसके ऊपर शिफ्ट किया और इसको भी इसके ऊपर से पास कर दिया, तो ये हमारे पास सेंट्रल डिक्रीज भी हो गई और बाइंड ऑफ भी हो गया। और बाकी के अभी हम इसको रिबिंग पैटर्न में ही बाइंड ऑफ करते जाएंगे। अब हम इसकी स्लीव्स ऐड करेंगे मैट्रेस स्टिच में और फिर ये हमारा पुल ओवर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये स्लीव्स अटैच करने हैं। मैंने राउंड में बनाया था तो मैंने स्लीव्स भी सी ली हैं। स्लीव्स मेरे पास फ्लैट थी। अब जो मैंने बाइंड ऑफ किया था वहाँ पे मैंने कुछ यार्न छोड़ दिया था सीने के लिए। ये मेरे पास सिलाई है, ये सिलाई जानी है यहाँ पे और हमने मैट्रेस स्टिच से सीना है तो हमें सीधी साइड ही चाहिए। ये हमने इस तरह से ऐसे मार्क लगा दिया, ठीक। अब ये और ये यहाँ पे है ये मिड पॉइंट स्लीव का, इस मिड पॉइंट के ऊपर हमने लगाना है एक स्टिच मार्कर, ये मिड पॉइंट और ये कंधे का मिड पॉइंट, कंधे की सिलाई, इसको हमने साथ जोड़ लेना है।
आप अगर चाहें तो आप कुछ स्टिच मार्कर्स सेंटर में भी लगा सकती हैं। इसका फिर से सेंटर किया, ये मिड पॉइंट आ गया इसका। और इसका मिड पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो ये यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब ये हमें ना, अब हम इसको रखेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इधर से हम निकालेंगे अपनी सिलाई के नीचे से सुई। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास स्टिचेस हैं और इस साइड पे हमारे पास रोज़ हैं। तो रोज़ का हमने क्या करना है, हमने रोज़ की एक बार उठानी है और स्टिचेस का ये पूरी पूरी की पूरी डबल वी उठानी है और इसी तरह हमने इसको सीते जाना है। सिर्फ हमने एक ये काम करना है कि हमने 2 या 3 एक बार उठाई और ये स्टिच की वी उठाई, 2 बार हो गया। एक बार उठाई और ये स्टिच की वी उठाई, सही। अब हमने चौथी दफ़ा जो उठाना है ना, हमने ये 2 बार्स उठा लेनी है, क्योंकि हमारे पास रोज़ ज़्यादा होती हैं और स्टिचेस कम होते हैं। तो 3 या 4 के बाद आपने 2 बार्स उठा लेनी, एक और ये एक स्टिच, ये एक बार और ये एक स्टिच, ये एक बार और एक स्टिच। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 बार्स उठानी है, एक और ये 2 बार्स और एक स्टिच। ये आप इसको खींच लें, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये खिंच नहीं पड़नी चाहिए। ये देखें, अब हमने इतना हिस्सा जोड़ लिया और ये हमारे पास शोल्डर सीम के ऊपर हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है, तो हमारे पास ये बराबर का ही जा रहा है अभी तक सिलसिला। इसी तरह हम करते जाएंगे तो हमारे पास ये सिलाई आ जाएगी, बाजू की सीम हो जाएगी। बाजू हमारा एक साइड पे जुड़ गया, ठीक है, ये देखें बिल्कुल स्मूथ। अब इसी तरह हमने ये वाली साइड भी जोड़ लेनी है। अब ये देखें, ये आखिर पे बिल्कुल एंड पे हमारे पास ये कोई 2 इंच की ओपनिंग रह गई है। इसको करने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ स्लीव के अंदर से हाथ डालें और इसको इस तरह से रख लें, फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल लुक आ रही है। यहाँ पे हमने कटिंग नहीं ना की पीछे गले की, तो ये इस वजह से ये इस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉकिंग नेट है और ये रिबिंग है, तो ये इस तरह से होगा। स्टीम प्रेस के बाद ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।